नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू बोला था ना घूंघट करने को। फिर ये सूट पहनकर गले में दुपट्टा डालकर क्या साबित करना चाहती हो? देखो दादी, शहर में शादी करवाना, मैं गांव में शादी नहीं करूंगी। क्या फ़ायदा होगा फिर इतनी पढ़ाई लिखाई का, जब नौकरी करने के लिए भी किसी से पूछना पड़े, सारा दिन बस घूंघट में बेहाल रहना पड़े। अदिति ने अपनी दादी जी से कहा, और दादी जी अलग ही परेशान है। आसपास की सब लड़कियों की शादी हो गई जो अदिति की हम उम्र थी। बस अदिति ही मास्टर करने के बाद भी जिद पर अड़ी हुई थी। कितने ही रिश्ते आए पर अदिति ने किसी के लिए भी हामी नहीं भरी। दादी माँ को डर लगने लगा, कहीं कुछ और बात तो नहीं। इसीलिए दादी और अदिति की माँ ने मिलकर अदिति के मन को टटोलने के लिए उससे शादी की बात करने लगी कि बेटा तुम ही बताओ, फिर कैसा दूल्हा चाहिए? दादी बस इतना ही कि जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई में की हुई मेहनत खराब ना जाए, नए जमाने के साथ चलने वाले लोगों के घर में ब्याहना मुझे। दादी बोली, ठीक है, इस रविवार को तेरी बुआ जी आएंगी दिल्ली से, कुछ लोग भी साथ आएंगे। वैसे तो लोग राजस्थान के हैं पर कई सालों से दिल्ली ही रहते हैं। अदिति ने हामी भर दी। अदिति की बुआ जी के साथ लड़के के माता पिता आए। अदिति से कुछ सवाल किए। अदिति के मन की सारी बात पूछी और रिश्ता तय हो गया। कुछ दिनों बाद शादी भी हो गई। शादी करके अदिति खुश थी कि शहर में शादी हुई है, नौकरी भी आसानी से कर पाऊंगी और कोई बेकार की रोक टोक भी नहीं होगी। मन ही मन जाने कितने सपने संजो लिए थे। शादी के अगले दिन मुंह दिखाई पर अदिति की सासू माँ कल्पना जी ने कहा, बहू घूंघट निकाल लो, बाहर लोग मुंह दिखाई की रस्म के लिए आए हैं। अदिति ने थोड़ा सा पल्लू आंखों तक सरका लिया। तभी कल्पना जी ने अपने हाथों से बहू का पल्लू सीने तक कर दिया। मन ही मन अदिति हैरान थी, शहर में इतना बड़ा घूंघट। फिर उसने सोचा कि मुंह दिखाई पर ऐसा होता होगा, गांव से भी तो रिश्तेदार आए हुए हैं, वहाँ तो ऐसे ही चलता है। मुंह दिखाई रस्म के लिए अदिति बैठ गई। मेहमान आए और तोहफे देकर चले गए। अदिति को कल्पना जी ने बैठकर समझाया, देखो बहू, तुम नौकरी करना चाहती हो, बेशक करो, बस घर से निकलते हुए तुम्हारा पल्लू ना सरके। यहाँ हमारे गांव के लोग ही रहते हैं पड़ोस में, तो अच्छा नहीं लगेगा कि नई बहू खुले मुंह घूमे। सब सुनकर अदिति के सपने माला की मोतियों की तरह एक एक करके गिरते जा रहे थे। दूसरे दिन रसोई की रस्म हुई। अदिति ने खाना बनाया। कल्पना जी बड़े प्यार से बोली, बेटा अब हम ही तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे निसंकोच बता सकती हो। इतने में अदिति के ससुर जी रसोई की तरफ से गुजरे। अदिति की सास ने आंखें निकालकर कुछ इशारा किया। उससे उस समय अदिति को कुछ समझ नहीं आया। बातें करते करते माँ जी को क्या हुआ। उधर ससुर जी भी खांसी करते हुए रसोई के पास से निकले। ससुर जी के जाने के बाद कल्पना जी ने बहू से कहा, तुम्हें सिखाया नहीं किसी ने? ससुर जी आसपास हो तो पल्ला रखना, उनके सामने आना नहीं। अदिति बड़े मासूमियत से बोली, माँ जी, रिश्ते के वक्त और शादी के वक्त जब सब देख लेते हैं बहू को, तो शादी के बाद ये पर्दा क्यों? कल्पना जी बोली, बहू तुम्हें आज़ादी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम अपने ही नियम चलाओगी। आगे से जब भी ससुर जी आसपास हो तो झट से ओट में हो जाना या पल्लू निकाल लेना। अदिति के सपनों की माला के मोती तो बिखर चुके थे। ऐसे ही एक दिन अदिति ने दादी माँ को फ़ोन किया, दादी यहाँ भी घूंघट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मुझे नहीं रहना यहाँ। दादी माँ बड़े प्यार से बोली, अरे बेटा, नई बहू हो, घूंघट तो करना पड़ता है। अब शहर हो या गांव, ये तो अपनी सोच की मान्यता पर निर्भर है कि आपकी सोच ने भी शहर को अपना लिया या अभी गांव के पुराने रिवाज घसीटने हैं। फिर अदिति बोली, दादी माँ, मैं कितनी बार पल्लू में काम करती रहूँ, कितनी बार पल्लू में काम करती हुई गिरते हुए बची हूँ, किसी दिन इस पल्लू से मर ही जाऊँगी। दादी माँ हंसते हुए बोली, बस इसीलिए तुझे पढ़ाया था, तू ही तो कहती थी दादी नए रिवाज चलाने के लिए लंबे संघर्ष की ज़रूरत पड़ती है, अब तू ही हार मान गई। इतने में बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, धड़ाम। हे राम! अदिति ने झट से फ़ोन रखा और बाहर आई। ससुर जी को गिरा हुआ देख वो खुद घबराकर अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर ठीक करने लगी।
कभी पल्लू उल्टा, कभी सीधा, कभी सिर से सरक जाए। इतने में ससुर जी ने आवाज़ दी, कल्पना कहाँ हो? अदिति ने दबी आवाज़ में कहा, पिताजी, माँ तो पास के मंदिर में सत्संग में गई हैं। अदिति ने सकुचाते हुए ससुर जी को सहारा देकर उठाया। उनको पैर में काफ़ी चोट आई थी। अदिति ने तुरंत अपने पति राज को फ़ोन किया। राज, तुम्हें पता है पिताजी गिर गए हैं, उन्हें चोट आई है। उधर से राज बोला, तुम पास के क्लिनिक ले जाओ पापा को, तब तक मैं आता हूँ। घबराते हुए अदिति बोली, मैं साड़ी के साथ घूंघट में खुद गिरती हुई रहती हूँ, मैं कैसे लेकर आऊँ? पिताजी से बिना सहारे के नहीं चला जा रहा। फिर राज बोला, यार तुमने ही बताया कि पिताजी को ज़्यादा चोट आई है, उनका खून बह रहा है। तुम्हें घूंघट की पड़ी है? अभी लेकर आओ, मैं भी निकल रहा हूँ ऑफिस से, सीधा क्लिनिक पहुँचूँगा। और राज ने फ़ोन रख दिया। अब अदिति असमंजस में थी, कहीं सासू माँ नाराज ना हो जाएं। फिर भी उसने फटाफट सूट पहना, ससुर जी को एक हाथ में छड़ी थमाई और दूसरे हाथ को अपने हाथ से सहारा देकर ले गई क्लिनिक। किसी चीज़ से के टकराने से सिर पर खून बह रहा था। डॉक्टर ने 4 टाँके लगाए। इतने में ऑफिस से राज भी आ गया। पापा, कैसे हुआ ये सब? अरे बेटा, पाँव फिसल गया और चारपाई से टकरा गया। बहू ने सहारा दिया, वरना तो उठा भी नहीं जा रहा था। खुश रहो बेटा। घर आए तो कल्पना जी हैरान परेशान बाहर ही बैठी थी। बहू को यूं देखकर वो बाकी सब भूलकर आग बबूला हो गई। बहू को ऐसे आंखें निकाल कर देखा कि बहू ने अपने दुपट्टे के पल्लू को सीने तक सरका लिया। इतने में राज बोला, खड़ी क्या हो अदिति, दरवाज़ा खोलो। फिर अदिति ने फटाफट ताला खोला, सब अंदर गए। कल्पना जी, ये क्या हो गया आपको? अभी तो ठीक थे। जब मैं मंदिर गई तभी राज बोला, माँ उनको थोड़ा आराम करने दो, 4 टाँके लगे हैं सर में। और अदिति, तुम दूध ले आओ। तभी बड़े सख्त आवाज़ में कल्पना जी बोली, तुम रुको जरा। नई बहू हो, तुम्हें कहा था ना हमारे यहाँ साड़ी ही चलती है, फिर ये सूट पहनकर गले में दुपट्टा डालकर क्या साबित करना चाहती हो? ससुर बैठे हैं, उनका तो कोई पर्दा करो, रखो। राज कुछ बोलता, इतने में अदिति ही बोल पड़ी, माँ जी, जब ससुर जी मेरे पिता समान हैं तो पिता से कैसा पर्दा? उनको चोट लगी तो कोई नहीं आया पड़ोस से, मैं ही उनको लेकर गई थी। पर्दे के चक्कर में रहती तो उनका खून कितना बह जा चुका होता। तभी ससुर जी बोल पड़े, बेटा तुम जाओ, मैं समझा दूंगा। फिर बड़े प्यार से राज ने माँ को बिठाया। माँ, हम गांव से शहर इसलिए आए थे कि गांव में संसाधन नहीं थे। आप ही तो कहती थी कि गांव में तो घर का काम के अलावा कुछ नहीं सीखा, शहर में तो 10 चीज़ें सीखो, कोई रोक टोक नहीं। तो अब आप क्यों ये रोक टोक कर रही हो? ससुर जी क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी कहा, तुमने कौन सा अपनी सास की कोई बात मानी थी? आ गई थी ना मेरे साथ शहर। जब बहू आदर सम्मान दे रही है तो तुम्हें क्या समस्या है? आज उसकी वजह से ही बच गया हूँ मैं। तुम उसे ज़बरदस्ती बांधोगी तो एक दिन तो छूटने की कोशिश भी करेगी ही ना। तब क्या करोगी? कल्पना जी मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, मुझे क्या, दुनिया तुम्हें ही कहेगी कि बहू कैसी दंदनाती हुई खुले सिर घूम रही है, तुम ही देना जवाब। ससुर जी बोले, हाँ दे दूंगा। मेरी बेटी मुझसे पर्दा नहीं करती तो बहू भी तो बेटी ही है, वो भी नहीं करेगी। कल्पना जी बस अपना सा मुँह सिकोड़ कर रह गई। इतने में अदिति भी ससुर जी के लिए दूध और सासू माँ के लिए चाय ले आई। ससुर जी बोले, बेटा तुमने आज मुझे सही टाइम पर सहारा दिया, अब तुम पर्दा नहीं करोगी मुझसे। जैसे अपने पिता से बेखौफ होकर सब कहती हो, मुझसे भी कह सकती हो। अदिति ने घबरा कर सासू माँ को देखा, फिर राज को देखा। राज आंखें मटकाकर इशारे में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जियो अपनी जिंदगी। फिर क्या, अदिति के बिखरे सपनों के मोती जैसे फिर से किसी ने माला में पिरो दिए हों। उसे ऐसा लगा कि खुशी में सासू माँ और ससुर जी के पैर छुए। दोस्तों, हम जहाँ रह रहे हों, हमारी सोच को भी उसके अनुरूप ढालना होगा, वरना हर वक्त एक द्वंद्व चलता रहेगा। जब सास ससुर धर्म के माता पिता होते हैं तो बहू को भी बेटी की तरह ही रखें, तभी उन्हें उचित मान सम्मान मिल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।
कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।